हेलो दोस्तों। मैं अपने चैनल द बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं चंदन सर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज का टॉपिक है जीन, डीएनए, गुणसूत्र, सब एक ही टॉपिक में केवल एक वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं। बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हो डीएनए कहाँ होता है, जीन कहाँ होता है, गुणसूत्र कहाँ होता है, उसमें कैसे लगे रहते हैं। कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ रहता है और इस टॉपिक को मैं ख़त्म करने वाला हूँ केवल बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है। और एकदम आपको 100% ये क्वेश्चन आ जाएगा। आपके बाद आज के बाद आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते एकदम बेसिक से। आप बताइए हमको कि क्या आपने कोशिका के बारे में नहीं पढ़ा है? कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा। कोशिका की संरचना आप बनाए होंगे ऐसे कुछ करके, पादप कोशिका के अंदर। पादप कोशिका इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें दिखाना है केंद्रक के बारे में। ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोशिका के एकदम बीच में अंडाकार संरचना होती है, उसी को हम लोग केंद्र कहते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रिवाइज है आपका। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं ना भाई, सेल वॉल। ठीक है। इसके अंदर एक लेयर होती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? एक लेयर होती है और इस लेयर को हम लोग कहते हैं सेल्यूलोस। क्या कहते हैं भाई? सेल्यूलोस कहते हैं। और इसी के बेसिस पर हम लोग कह देते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ है? सेल्यूलोस से हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक तरल भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है भाई? एक तरल भरा होता है। ठीक है। ये भरा होता है, एक तरल भरा होता है। ठीक है भाई। इस तरल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? जीव द्रव्य कहते हैं। इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। इस द्रव्य को घेरने वाली एक झिल्ली होती है। ठीक है। इसको घेरने वाली, तो इसको जीवद्रव्य को घेरने वाली झिल्ली है ना भाई, तो इसको कहेंगे हम लोग, इस झिल्ली को, इस झिल्ली को कहेंगे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आता है टॉपिक आपका, इसके मध्य में एक अंडाकार, क्या भाई? अंडाकार संरचना होती है और इसी अंडाकार संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके अंदर एक एकदम गोल भाई, याद रखिएगा, राउंड से संरचना पाई जाती है, जिससे हम लोग कहते हैं क्या? केंद्र काभ। ठीक है। इसकी इंग्लिश बेटा होती है न्यूक्लियस और इसकी होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होती है। तो दोनों में अंतर है। केंद्र अंडाकार संरचना, केंद्र का गोलाकार संरचना। केंद्रक के अंदर केंद्रकाभ होता है। ठीक। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है। क्या भरा रहता है? केंद्रक द्रव्य। तो चूंकि ये केंद्रक के अंदर है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? केंद्रक द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? केंद्रक। आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे जगह ले लेता हूँ। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसमें एक बहुत धागे नुमा, बहुत उलझी हुई, जैसे मम्मी हम लोगों की जो स्वेटर वेटर बुनती हैं, तो उसमें मान लीजिए जो ऊन है एक दूसरे में उलझ जाए,
तो वह ऐसी संरचना होती है, और उस संरचना को हम लोग कहते हैं, इस संरचना को ही कहते हैं आपका क्रोमैटिन, इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? क्रोमैटिन, इसी को थ्रेड कहा जाता है। ठीक, या मान लीजिए संरचना है क्रोमैटिन धागे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर ये संरचना कुछ इस तरह की रहती, मान लीजिए उसमें एक धागा हो गया, दो धागा हो गया, तीन धागा हो गया, चार धागा हो गया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? इसको मैं बोल रहा हूँ क्रोमैटिन धागे बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग कर दूं, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ भाई? अलग कर दे रहा हूँ। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। जब ये अलग हो गया तो इसको कहा जाता है क्या चीज बेटा? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्रोमैटिन धागे जब अनकॉइल होता है, जब खुल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक, गुणसूत्र के अंदर, अच्छा चूंकि आप लोग गुणसूत्र की संरचना जानते हैं, गुणसूत्र की संरचना कुछ इस तरह से होता है, आप अक्सर बनाते हुए देखते हैं। गुणसूत्र ऐसे ही होता है भाई, और इसके अंदर ये क्रोमैटिन धागे होता है, क्या कह सकते हैं, ये आपका है, इस तरह से है। ठीक, ये आपका हो गया गुणसूत्र। ठीक है, ये आपका कौन हो गया भाई? गुणसूत्र। गुणसूत्र में से ये जो धागे निकल रहे हैं कुछ इस तरह से रहते हैं आपके, ऐसे कुछ होते हैं भाई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो हम लोग डीएनए बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं ना भाई। यानी कह सकते हैं कि गुणसूत्र के अंदर कौन होता है? डीएनए। और ये डीएनए के ऊपर होता है, ध्यान सुनिएगा, डीएनए के ऊपर होता है कौन? जीन होता है। डीएनए में कौन होता है भाई? जीन होते हैं। और जीन के पास, ध्यान सुनिएगा, एक जीन के पास एक लक्षण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी लक्षण हैं वो जीन पे हैं, इस पर हैं। या कह सकते हैं जितने जीन हैं उतने लक्षण हैं। जस्ट जैसे अगर आपके बाल काले हैं तो उसके लिए भी जीन है, अगर आप लंबाई में हैं तो उसके लिए भी जीन है, लंबा होने का लक्षण भाई जीन है। ठीक है, आप छोटे हैं तो उसके लिए भी जीन के कारण ही छोटे हैं। बात समझ में आ गया? ये सारे के सारे चीजें हैं, आप देख रहे हैं कि एक साथ अगर मैं आपको इसको रिवाइज कराता हूं तो ध्यान से सुनना बच्चा। लक्षण कहाँ होते हैं? वो जीन में होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? वो डीएनए में होते हैं। डीएनए कहाँ होते हैं? वो गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? वो क्रोमैटिन धागे में होते हैं। क्रोमैटिन धागे कहाँ होते हैं? क्रोमैटिन धागे होते हैं केंद्रक द्रव्य में होते हैं। केंद्रक द्रव्य कहाँ होते हैं? वो केंद्रकाभ के अंदर होते हैं। केंद्रकाभ कहाँ होते हैं? वो केंद्रक के अंदर होते हैं। और केंद्रक कहाँ होते हैं? वो जीव द्रव्य में होते हैं। जीव द्रव्य कहाँ होता है? कोशिका में होता है। इसको तो हम लोग कोशिका बोलते हैं ना भाई। तो इस तरह से आपका टॉपिक ये समाप्त होता है। एकदम बिल्कुल समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत इसमें लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा हमें, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, लिखाने वाली बात रह गई तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्लियर।